हेलो, राधे राधे सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक विकास। जो सेकंड ग्रेड में इंडियन पॉलिटिकल के नए टॉपिक जुड़े हैं उनको आज से हमने स्टार्ट किया है। इस टॉपिक का आपको इतने दिन से इंतजार था, अब आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक विकास। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। इस तरीके से हमने इसको लिखा है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की भी इस टॉपिक की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें इसी तरीके से बनाया है इस नोट्स को कि उसमें कंप्लीट भी सब कुछ आ जाए, कंप्लीट आ जाए, सब कुछ हो उसमें, और शॉर्ट तरीके से भी हम उस चीज़ को याद कर सके। ठीक है, तो अब हम इसको क्रम से पढ़ते हैं। देखिए, संवैधानिक विकास कैसे हुआ। पहले जो हमारा जो सिलेबस था उसमें सिर्फ 1919 और 1935 का ही अधिनियम था। अब इसमें क्या है कि कंप्लीट जो संवैधानिक विकास सब कुछ इसमें जोड़ दिया है। इंडियन पॉलिटिकल में अब जितने भी टॉपिक थे पहले नहीं थे, वो अब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, यानी जो संसद वाला टॉपिक जोड़ा है उसमें वो सब कुछ आ जाएगा। तो इंडियन पॉलिटिकल में कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो अभी हम इन सबको जो नए टॉपिक जुड़े हैं उन सबको एक एक करके देख लेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। चलिए, सन 1600 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी आती भारत में, और किस उद्देश्य से आती है? व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारत में आती किस उद्देश्य से? व्यापार करने के उद्देश्य से। और जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने उनको व्यापार करने की पूरा अधिकार दे दिया था। भारत में व्यापार करने का उनको अधिकार दे दिया था। कब आए थे? सन 1600 में। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी और राजस्व जो अधिकार थे उन्होंने इनको, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने इनके अधिकार को, जो राजस्व अधिकार थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, उनके अधिकार क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था 1765 में। इससे पहले क्या होता है कि इन्होंने, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है वही उसी की बात चल रही है। इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी का भी गठन कर लिया था। किस उद्देश्य से? कि छोटे राजाओं से ये संधि करके उनको सहायता देना और बदले में धन वसूलना। छोटे राजाओं को ये सहायता देंगे और उनको बदले में क्या करेंगे? धन वसूल करेंगे। तो इस हेतु इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी का गठन किया। कौन कौन सी? मद्रास, बंबई और बंगाल प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की इन्होंने? 1640 में। बंबई की कर दी 1661 में, और बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी 1690 में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत का संवैधानिक जो विकास है हम 2 भागों में पढ़ते हैं, कंपनी का शासन और क्राउन का शासन। ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन है उसका शासन रहता है, कंपनी का शासन रहता है 1773 से 1858 तक, और फिर 1858 से 1947 तक रहता है क्राउन का शासन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का शासन कब से कब तक रहता है। तो 1773 का आता है रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इन सबको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। उसके बाद आता है 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर 1784 की आता है पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद चार्टर एक्ट आता है। पहला जो चार्टर एक्ट है वो 1793 में आता है। फिर हर 20 साल के अंतराल पर 1813 में, 1833 में और 1853 में चार्टर एक्ट आता है। तो पूछ लिया जाए कि सबसे अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853 का। उसके बाद 1857 का विद्रोह हो जाता है। यहाँ तक अपना किसका? कंपनी का शासन रहता है। 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। फिर 1861 में, 62 में और 1909 में। 61 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे।
फिर देखने को मिलता है 1919 में भारत शासन अधिनियम, और 1932 में आ जाता है कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत, और 1935 का फिर भारत शासन अधिनियम आ जाता है। पहले हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 1919 का और 1935 का था, अब हम इन सबको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पूरा कंप्लीट संवैधानिक विकास अपने सिलेबस में जोड़ दिया है। और लास्ट में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो यहाँ तक किसका अपने जो ब्रिटिश क्राउन का जो है वो शासन आ जाता है 1858 से 1947 तक। अब हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले 1773 का पढ़ेंगे हम। 1773 में जो रेगुलेटिंग आया था वो उसको हम संज्ञा देते हैं भारत में आने वाला प्रथम संविधान। भारत में आने वाला प्रथम संविधान कहा गया किसको? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी को 20 वर्ष का व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। कितने वर्ष का? 20 वर्ष का। और ये इस समय जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जिस समय ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब इस एक्ट के द्वारा क्या क्या काम किया गया हम उनको पढ़ना है, वो ही एग्जाम में ज्यादा पूछे जाएंगे, देखना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया? कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, कंपनी पर क्या किया गया? सबसे पहले ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। और ये एक इम्पोर्टेंट कार्य किया गया। इसमें बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो उनमें से जो बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल के ही अधीन कर दिया। यानी अब जो सब कुछ काम करेगी वो बंगाल ही करेगी, उसी के अधीन अब ये काम करेगी दोनों। तो बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी है उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। इसके अलावा इसमें और क्या काम किया गया? इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर पद था उसका नाम परिवर्तित कर दिया और क्या कर दिया? गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर था उसको क्या कर दिया? गवर्नर जनरल, बस नाम परिवर्तित किया है। गवर्नर जो थे पहले वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर थे, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद जब गवर्नर जनरल पद बना उस समय गवर्नर थे वारेन हास्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। और इसको वारेन हेस्टिंग को हम बोल सकते हैं अंतिम गवर्नर या प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, जिस समय ये गवर्नर पद परिवर्तित हुआ था उस समय गवर्नर जनरल बने थे वो थे वारेन हास्टिंग। ये वारेन हास्टिंग को जो है अंतिम गवर्नर बोल सकते हैं बंगाल का और पहला गवर्नर जनरल है ये। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो गवर्नर जनरल का पद बना है उनकी सहायता के लिए गवर्नर परिषद भी बनाई गई, जिनके सदस्य क्या रखे गए? 1+4, जिनमें जो एक जो सदस्य है वो गवर्नर जनरल रहेगा, इसके अतिरिक्त 4 और सदस्य बनाए गए थे। ये सब हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही पढ़ रहे हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें ये बम्बई मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया और साथ ही गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। ये 2 काम इम्पोर्टेंट है इस एक्ट के, याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं इस 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट में क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट की स्थापना कर देते हैं। कब? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इस समय जो सदस्य बनाए थे इसके 1+3 थे, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश था वो था सर एलिजा इम्पे। कौन था? सर एलिजा इम्पे। और इनको इस अपेक्स कोर्ट को ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में ये अपील कर सकते हैं। मतलब ये जो अपेक्स कोर्ट है ये आगे इसके विरुद्ध कोई भी अपील करना चाहता है तो कहाँ कर सकता है? ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकता है इस कोर्ट के विरुद्ध। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बना दिया सर एलिजा इम्पे को। और
इस सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अधिकार क्षेत्र आ गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जाता है। भारत में राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन क्यों किया गया? ताकि वह जो भारत में जो ये अधिक मामले हैं, राजस्व मामले, नागरिक और सैन्य मामले जो है, उनकी जो जानकारी है वो ब्रिटिश सरकार को मिल सके, इस हेतु इनका कर दिया। साथ ही इनमें क्या किया कि जो ब्रिटिश के जो ये कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार का और भारतीयों से उपहार लेने से मना कर दिया गया था कि ये निजी व्यापार नहीं कर सकते और भारतीयों से किसी प्रकार का ये उपहार नहीं ले सकते। तो ये थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1773 का क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। फिर हमने देखा बम्बई और मद्रास को बंगाल के ही अधीन कर दिया, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और गवर्नर परिषद बना दी। गवर्नर परिषद में 1+4 सदस्य थे, एक जो था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। फिर हमने देखा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें जो सदस्य था 1+3 थे, एक जो मुख्य न्यायाधीश है वो है सर एलिजा इम्पे। और इसके बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अधिकार क्षेत्र भी इस सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जाता है और उनके कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने से मना कर दिया जाता है। तो ये तो था अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हम देखते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में क्या आता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके द्वारा क्या किया गया? जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था अभी, उसका राजस्व वसूलने का अधिकार समाप्त कर दिया। ये अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था उसका राजस्व वसूलने का अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया। साथ ही जो गवर्नर परिषद थी उसको इस सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया। मतलब अब इस गवर्नर जो परिषद है उसके जो कार्य रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से अलग रहेंगे। गवर्नर परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया। इसके अलावा हम देखते हैं जो बंगाल गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर विधि बनाने का अधिकार दे दिया। पहले इन पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास था? सुप्रीम कोर्ट के पास था। अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वही बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर विधि बनाने का अधिकार रखेगा। तो ये तो था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर आता 1783 का फोक्स बिल। ये 1783 का जब फोक्स बिल आता है तो ब्रिटेन की सरकार गिर जाती है। उस समय ये जो बिल है ये पास नहीं हो पाता है। ये फोक्स बिल आता है 1783 का, लेकिन ये लागू नहीं हो पाता। ये एक ऐसा बिल था जो भारतीयों के लिए लाया गया था, लेकिन सरकार ब्रिटेन की गिर गई, उस वजह से ये बिल लागू नहीं हो पाया था। तो 1783 का फोक्स बिल है जो लागू नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 में तो क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। और 1784 में क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट को अपन पढ़ते हैं। देखिए, कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन अधिकृत भारत कहा गया। जो कंपनी का अधिकार क्षेत्र था उसको ब्रिटिश क्राउन अधिकृत भारत कहा गया। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं दोहरी व्यवस्था लागू कर दी गई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या किया? दोहरी व्यवस्था लागू कर दी गई। और इसके द्वारा क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो वाणिज्यिक और व्यापारिक कार्य करेगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करेगा। ठीक है। अभी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें 6 सदस्य रखे गए। 6 सदस्यों में से जो 2 सदस्य हैं वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल से और 4 सदस्य थे वो प्रीवी काउंसिल से थे। ठीक है। तो इनमें 6 सदस्यों को रखा गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। इसमें अपने को याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट कब आया ये याद रखना है, 1784 में। दूसरा, इसमें बस ये एक ही मेन काम किया गया है
जो अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। कौन सा? कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्य वाणिज्यिक का, व्यापारिक का कार्य था, वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रशासनिक या राजनीतिक कार्य है। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट का ये एक ही कार्य है जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा, 1783 का फोक्स बिल पढ़ा और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट यहाँ पर हम कौन कौन सा पढ़ेंगे? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। अभी ये चार्टर एक्ट में, अलग अलग चार्टर एक्ट में कौन कौन से कार्य किए गए हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल इस तरीके से शॉर्ट तरीके से ही बनाया है, आपको अब इनका शॉर्ट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, इन्हीं में इसी तरीके से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 1813 के चार्टर एक्ट से। चलिए, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या कार्य किया गया? सबसे पहले देखते हैं कि भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका जो एकाधिकार था, एकाधिकार उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो दो एकाधिकार थे वो उनको अभी भी रखे गए थे, उनको समाप्त नहीं किया गया। वो कौन सा था? चीन के साथ व्यापार, चाय और अफीम का जो व्यापार है उसको समाप्त नहीं किया गया। सिर्फ इन दोनों को छोड़कर, चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार, इन दो को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एकाधिकार थे सब समाप्त कर दिया। आगे हम देखेंगे जब 1833 का पढ़ेंगे तो ये जो अधिकार थे दो, इनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको। तो उसके बाद हम देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में ही खुले द्वार की नीति अपनाई गई, यानी जो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो पूर्व के देशों में भी व्यापार कर सकेंगे। ब्रिटेन के जो व्यापारी है वो कहाँ कर सकेंगे? पूर्व के देश में भी व्यापार कर सकेंगे। खुले द्वार की नीति अपनाई गई इसमें। उसके बाद विज्ञान और शिक्षा हेतु वित्तीय प्रावधान किया गया। पहले सर्वप्रथम शिक्षा के लिए इसमें वित्त प्रावधान किया गया और शिक्षा पर कितना वार्षिक प्रावधान किया गया? 1 लाख रुपए का, 1 लाख का प्रावधान किया गया और ये वार्षिक था। कैसा? वार्षिक। तो शिक्षा पर सर्वप्रथम 1 लाख का जो वार्षिक प्रावधान किया गया वो 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया है। साथ ही जो ईसाई धर्म के जो प्रचार प्रसार के भी, ईसाई धर्म के जो अनुयायी थे उनको भी प्रचार प्रसार की छूट दे दी गई। और इसके द्वारा भी फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः 20 वर्ष का लाइसेंस मिल गया था, यानी अब 20 वर्ष तक ये इसी के तहत कार्य करेगी। फिर 1833 में हम चार्टर एक्ट पढ़ लेंगे अगला। ठीक है, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें मेन काम ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन को छोड़ करके खुले द्वार की नीति के तहत वो पूर्व के देशों में व्यापार कर सकेंगे। साथ ही शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक प्रावधान किया और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट की गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः 20 वर्ष का लाइसेंस मिल गया। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखनी है 1813 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। कौन सा? सेंट हेलेना एक्ट। इसमें क्या किया गया? जो ये एकाधिकार बच गए थे उन एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया जाता है। साथ ही केंद्रीकरण की दिशा में इसमें पहल की जाती है। पहला जो कदम होता है केंद्रीकरण की दिशा में, वो पहला कदम 1833 के चार्टर एक्ट में की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। हमने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल से कहाँ गया? भारत में।
और पहले बनने वाले जो भारत के गवर्नर जनरल है वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ये वही है जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, बस इसको भारत का बना दिया। तो अब हम ये जो इसको बोल सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति दे दी जाती है। मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी जिनको बंगाल के अधीन कर दिया गया था वो उसको अब विधायी शक्ति दे दी जाती है। वापस इनको विधायी शक्ति मिल जाती है, अपनी अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग स्वतंत्र रूप से अभी अपना कार्य करेगी, अभी बंगाल के अधीन नहीं रहेगी। ठीक है, शिक्षा पर जहाँ 1 लाख रुपए खर्च हो रहा था वहाँ अब 10 लाख वार्षिक कर दिया। 1935 में इस अधिनियम के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इसका जो अध्यक्ष बना दिया था लॉर्ड मैकाले को। फिर 1834 में इसी एक्ट के तहत प्रथम विधि आयोग बनाया और इस विधि आयोग के सदस्य कितने रखे? 4 सदस्य रखे और अध्यक्ष किसको बना दिया? लॉर्ड मैकाले को। ये जो लॉर्ड मैकाले था जो परिषद में जो वायसराय, ये जो गवर्नर जनरल की जो परिषद चल रही थी अपनी, जो 1773 के एक्ट में बनी थी वही परिषद चल रही है। तो जो भारतीय गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें ये चौथा अस्थायी, कौन सा? चौथा अस्थायी विधि सदस्य है लॉर्ड मैकाले। फिर इसको क्या बना दिया? इस जो प्रथम विधि आयोग है इसका अध्यक्ष बना दिया। साथ ही 1833 की चार्टर एक्ट में दास प्रथा को के उन्मूलन की घोषणा की, लेकिन बाद में 1843 में लॉर्ड एरनबरो द्वारा इस दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया जाता है। अवध और आगरा को मिलाकर, अवध और आगरा को मिलाकर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया जाता है। कंपनी को भारत में निवास का अधिकार दे दिया जाता है। कंपनी को पुनः 20 वर्ष का लाइसेंस, जो 20 वर्ष का चल रहा था वे 20 वर्ष का ही चलेगा, पुनः 20 वर्ष का लाइसेंस मिल जाता है। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त हो गया, केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम हुआ, भारत का गवर्नर जनरल बना और कौन थे? विलियम बेंटिक। मद्रास और बॉम्बे अब स्वतंत्र इकाई के रूप में विधि कार्य करेगी। शिक्षा पर अब 10 लाख का खर्च होगा। शिक्षा आयोग और प्रथम विधि आयोग बनाया। विधि आयोग में 4 सदस्य, दोनों का अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड मैकाले। दास प्रथा उन्मूलन की घोषणा हुई लेकिन 1843 में लॉर्ड एरनबरो द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया गया अवध और आगरा को मिलाकर, और कंपनी को भारत में निवास करने का अधिकार दे दिया गया और कंपनी पुनः 20 वर्ष के लिए लाइसेंस मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1813 का और 1833 का चार्टर एक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्या काम इसमें किया गया है। तो चार्टर एक्ट के बाद हम पढ़ते हैं इसमें 1853 का चार्टर एक्ट। की चार्टर एक्ट में क्या काम किया गया? भारत में संसदीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई। भारत में संसदीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई और जो परिषद की जो प्रशासनिक कार्य और जो विधि कार्य थे अब उनको अलग अलग कर दिया गया, यानी प्रशासनिक कार्य अलग देखे जाएंगे और विधायी कार्य अलग तरीके से। तो इस 1853 के चार्टर एक्ट में मेन काम क्या किया गया? प्रशासनिक और विधायी कार्य को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और विधान परिषद की स्थापना हुई 1853 के तहत ही, और 12 सदस्य इसमें विधान परिषद में 12 सदस्य बनाए। अभी 12 सदस्य कौन कौन थे? एक जो हम ये परिषद पढ़ते आ रहे गवर्नर जनरल और 4 सदस्य, एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य, तो ये 5 सदस्य तो ये हो गए टोटल। उसके अलावा एक मुख्य सेनापति रहेगा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ न्यायाधीश, और उत्तर पश्चिमी प्रांत, बंगाल,
मद्रास और बम्बई से एक एक सदस्य लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल इसके विधान परिषद के 12 सदस्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अब इनमें से अलग अलग क्षेत्र से एक एक सदस्य लिए गया है, तो इसको बोल दिया क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत। क्या कहा? क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत। उसके बाद हम देखते हैं यहीं पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो सदस्य संख्या है वो 24 से घटाकर कितनी कर दी? 18। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। अस्थायी विधि सदस्य को अब स्थायी कर दिया गया। जो पहले अस्थायी जो विधि सदस्य होते थे अब उनको स्थायी कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पहले सरकारी नौकरी दी जाती थी वो नामजदगी के हिसाब से दी जाती थी। अब इस नामजदगी का जो सिद्धांत है उसको समाप्त कर दिया गया और प्रतियोगी परीक्षा को प्रारंभ कर दिया गया। अब जो सिविल सेवाएं होगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं से होगी। और आपको पता होगा जो पहला जो आईसीएस बना था, आईसीएस परीक्षा पास करने वाला पहला जो भारतीय था वो था सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो अब 1853 के चार्टर एक्ट में हमने क्या पढ़ा है देखिए। सबसे पहले मेन ये कि प्रशासनिक और विधिक कार्य अलग किए। मेन इसकी ये है कि प्रशासनिक और विधिक कार्य इसमें अलग अलग कर दी गई। विधान परिषद की स्थापना, साथ ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी? 18। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई और अस्थायी विधि सदस्यों को स्थायी बनाया गया और प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ की गई। एक ही प्रतियोगी परीक्षा वाला इसमें इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो प्रशासनिक और विधि कार्य इसमें अलग अलग की गई। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1853 के चार्टर एक्ट का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। चलिए तो इसके बाद हम देखते हैं 1858 का भारत परिषद अधिनियम और 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1858 का भारत जो परिषद अधिनियम है उसको क्या कहा जाता है? एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें 1858 में क्या क्या काम किए गए वो पढ़ते हैं हम एक एक करके। भारत पर शासन कंपनी से हटाकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। भारत पर जो शासन अब ये जो कंपनी कर रही थी अब उसको हटाकर किसके अधीन कर दिया? ब्रिटिश के अधीन कर दिया। और इस समय जो महारानी है वो कौन है? रानी विक्टोरिया। ब्रिटिश महारानी कौन है? रानी विक्टोरिया। अब जो भारत पर जो शासन का जो अधिकार है वो ब्रिटिश के अधीन हो गया। ठीक है, अब जो हम भारत का गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे अब उस गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। भारत का वायसराय कर दिया। ये जो वायसराय अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या किया था? जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। फिर 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और अब 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें हम क्या कर रहे हैं? इसको भारत का वायसराय बना दिया। गवर्नर जनरल से क्या बन गया? वायसराय। और पहले वायसराय बोल सकते हैं या फिर अंतिम गवर्नर जनरल बोल सकते हैं। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इनको सबको एक साथ लिखवा देंगे, आपको अंतर करके अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। जो दोहरी व्यवस्था बनाई थी, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था अपना, उसमें जो दोहरी व्यवस्था बनाई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये क्या था? हाँ जी, तो देखिए जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 का, उसमें दोहरी व्यवस्था लागू की थी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अब उसको 1858 के जो भारत परिषद अधिनियम है उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसके स्थान पर क्या लागू कर दिया गया? भारत का राज्य सचिव पद लागू कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव पद या भारत का सचिव हम कुछ भी बोल सकते हैं, भारत सचिव बोल सकते हैं, इसको भारत मंत्री बोलते हैं। दूसरा हम इसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
फॉर इंडिया। तो इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त करके भारत सचिव पद बना दिया या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद का सृजन कर दिया गया 1858 के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है, अब ये देखो ब्रिटेन की जो संसद है उसके प्रति ये उत्तरदायी रहेंगे। भारत सचिव ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा और बजट प्रस्तुत करने का अधिकार रहेगा। और जो पहले जो राज्य सचिव बनाए थे, भारत के सचिव बनाए थे पहले, वो थे चार्ल्स वुड। कौन थे? चार्ल्स वुड। और इसी भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य कितने रखे गए? 15 सदस्य हैं इसमें भारत परिषद में, जिनमें से जो 8 सदस्य हैं वो ब्रिटेन महारानी द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और जो 7 सदस्य हैं वो ब्रिटेन संसद द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। इसी के बाद हम देखते हैं कि एक विक्टोरिया रानी, जो विक्टोरिया, उसका घोषणा पत्र होता है इलाहाबाद घोषणा, शाही घोषणा पत्र, या इसको बोलते हैं विक्टोरिया घोषणा पत्र। इसमें कुछ घोषणाएं की जाती है और वो कौन कौन सी है? उनमें घोषणा की जाती है कि 1857 क्रांति के कैदी को रिहा कर दिया जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है उसको समाप्त कर देंगे, साथ ही डलहौजी की जो हड़प नीति है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ब्रिटिश और भारत के जो सैनिकों का अनुपात जो 1:3 था, अब उसको बदलकर कितना कर दिया? 2:5 कर दिया जाएगा। तो ये था विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र, उसमें कुछ घोषणाएं की गई थी। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने 1858 में क्या क्या पढ़ लिया? 1858 का भारत परिषद अधिनियम में हमने पढ़ लिया ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का जो शासन रहेगा ब्रिटिश ताज के अधीन हो जाएगा। भारत का वायसराय पद सृजित कर दिया। दूसरा, भारत का सचिव, जो राज्य सचिव, भारत सचिव पद सृजित कर दिया और जो दोहरी व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया और इस हेतु भारत परिषद का गठन कर दिया। तो ये था अपना 1858 का भारत परिषद अधिनियम। हाँ जी, तो उसके बाद हम देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें क्या क्या कार्य किए गए इस एक्ट के द्वारा? इस भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? सहयोग की नीति द्वारा विधि निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, यानी सहयोग की नीति अपनाई गई और उस नीति के द्वारा क्या किया गया कि जो भारतीय हैं वो विधि निर्माण में सहयोग करेंगे, विधि निर्माण में सहयोग करेंगे। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को सबसे पहले इसी अधिनियम के तहत किया गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो विधान परिषद है उसमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया और सबसे पहले इन 3 भारतीयों को शामिल किया गया। कौन कौन से? पटियाला के नरेश सिंह को, ग्वालियर के सर दिनकर राव को और बनारस के देव नारायण सिंह को। तो ये 3 भारतीय थे जिनको सबसे पहले विधान परिषद में शामिल किया गया। पटियाला के नरेश सिंह, ग्वालियर के सर दिनकर राव और बनारस के देव नारायण सिंह। इसके साथ ही हम देखते हैं कि 3 हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 3 हाईकोर्ट, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। जब हमने राजस्थान का जो हाई कोर्ट पढ़ा था उसमें भी हमने पहले बताया था कि 3 हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले की गई थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा और ये 3 है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इसकी स्थापना कलकत्ता की 2 जुलाई 1862 को, बॉम्बे की 14 अगस्त 1862 और मद्रास की 15 अगस्त 1862 को स्थापना की जाती है। फिर हमने वहाँ पर बताया था 2016 में फिर इनका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका ये जो 3 हाई कोर्ट है उनकी स्थापना की जाती है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनमें विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है और बॉम्बे मद्रास को पुनः विधि निर्माण का अधिकार दे दिया जाता है। बॉम्बे और मद्रास को विधि निर्माण का अधिकार दे दिया जाता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं पोर्टफोलियो, जो विभागीय प्रणाली वो शुरू की जाती है 1861 के तहत ही। मंत्रिमंडल प्रणाली शुरू कर दी जाती है, मंत्रियों का गठन कर दिया जाता है, ये विभागों की स्थापना करके मंत्रियों का गठन कर दिया जाता है। साथ ही ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल जाती है। 1861 के तहत ही मिलती है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति और इसकी अवधि कितनी होती है?
6 माह की। ठीक है, तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें मिलती है? 1861 के भारत शासन अधिनियम में। उसके बाद है कि जो वायसराय जो परिषद है, जो ये परिषद चल रही है अपनी वायसराय की जो ये परिषद है, उसमें सदस्य संख्या कितनी थी? पहले एक 4 थी, अब बढ़कर 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5। और ये जो 5वां सदस्य रहेगा वो विधि का विशेषज्ञ रहेगा। ठीक है, तो परिषद में कितने सदस्य कर दिए? अब 5 सदस्य कर दिए गए। फिर हम देखते हैं कि 3 विधान परिषद का गठन करते हैं। एक बंगाल में 1862 में होती है, उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधान परिषद होती है 1866 में, और पंजाब की जो विधान परिषद का गठन करते हैं 1897 में। तो 3 विधान परिषद का गठन कर दिया, और उससे पहले हमने 3 हाई कोर्ट की स्थापना कर ली थी इस 1861 के तहत ही। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मनोनीत सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसमें केंद्र में अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं और मिनिमम 6 सदस्य। वहीं प्रांतों में अधिकतम 8 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं और मिनिमम 4 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। और इन मनोनीत सदस्यों में से भी 50 सदस्य कैसे रहते हैं? गैर सरकारी। ठीक है, तो ये था हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें मेन बात हमने क्या क्या पढ़ी? विधि निर्माण में भारतीयों को शामिल किया, विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया, 3 हाई कोर्ट बना दिए, विधायी शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया, पोर्टफोलियो शुरू कर दिया, मंत्रिमंडल प्रणाली शुरू कर दी, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो परिषद है उसमें सदस्य संख्या 5 हो गई। 3 विधान परिषद, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब की स्थापना कर दी। साथ ही इसमें मनोनीत सदस्य कितने? केंद्र में अधिकतम 12 और मिनिमम 6, वहीं प्रांतों में अधिकतम 8 और मिनिमम 4 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। तो ये तो था हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और उससे पहले हमने 1858 का पढ़ा है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं 1873 का अधिनियम, 1876 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1873 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी, और फिर 1 जनवरी 1874 में उसको समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कब समाप्त हो गई? 1874 में। किस अधिनियम के तहत? 1873 का अधिनियम है, और समाप्त कब हुई है? जनवरी 1874 में। फिर आता 1876 का रॉयल या सहाई अधिनियम आता है। इसमें क्या किया गया? जो ब्रिटेन की जो महारानी है उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया, यानी भारत की क्राउन घोषित कर दिया गया था ब्रिटेन की महारानी को। साथ ही जो वायसराय जो ये परिषद चल रही थी उसमें अब सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 6 कर दी। और ये जो 6ठा सदस्य रहेगा वो सार्वजनिक या लोक या सार्वजनिक विभाग का विशेषज्ञ रहेगा। ठीक है, अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी? 6 कर दी। फिर अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट अपना यह आ जाता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में मेन बात आती है अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य। केंद्र और प्रांत जो विधान परिषद है उसमें जो गैर सरकारी सदस्य संख्या थी उनको बढ़ा दी गई है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या। और केंद्र में अब सर्वाधिक 16 और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 10 सदस्य। गैर सरकारी जो सदस्य हैं उनकी बात हो रही है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष और परोक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष या हम इसको बोल सकते हैं परोक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया। 1892 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई, लेकिन जो निर्वाचन शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया गया। साथ ही हम देखते हैं जो विधान परिषद है उसकी शक्ति में वृद्धि की गई, और उसको क्या काम दिया गया? 6 दिन की पूर्व सूचना देकर। ये जो विधान परिषद है वो क्या कर सकती है? 6 दिन की पूर्व सूचना देकर बजट पर बहस कर सकती है और प्रश्न पूछ सकती है। बजट पर बहस कर सकती है और प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का इनको अधिकार नहीं दिया गया, न ही मतदान की अनुमति दी गई। ये पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते और मतदान भी नहीं दे सकते। तो ये 1892 का था।
एक तो गैर सरकार सदस्यों की नियुक्ति की गई, गैर सरकार सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, और साथ ही यहाँ पर विधान परिषद की शक्ति में वृद्धि की गई, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अब आगे जो ये है 1892 का, 1892 में जो कमी रह गई थी उनको सुधारने के लिए फिर 1909 में आया भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1909 का भारत परिषद अधिनियम कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो, अभी जो मार्ले था वो उस समय भारत का सचिव था, और जो मिंटो था भारत का वायसराय, तो इसलिए इसको नाम दे दिया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जो भारत, ये जो मिंटो है, मिंटो थे भारत के वायसराय, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। और जो मार्ले थे उन्होंने एक कथन दिया है, मार्ले ने क्या कहा है एक पत्र के द्वारा, कि हम इस एक्ट के द्वारा ऐसे घातक विषदंत बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये मार्ले ने कहा था एक पत्र के द्वारा कि हम एक इस एक्ट के द्वारा ऐसे घातक विषदंत बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये जो भारत परिषद अधिनियम आया था इसका उद्देश्य ही यही था कि फूट डालो और राज करो। 1909 का भारत परिषद अधिनियम का उद्देश्य था फूट डालो और राज करो। अब इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, तो इसके द्वारा एक तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ये इंपॉर्टेंट है। पृथक निर्वाचक मंडल किसके लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना ये उस 1919 के भारत परिषद अधिनियम, ये हम बोल सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ही मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1892 में हमने पढ़ा था कि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, अब इस 1919 के अधिनियम के तहत सबसे पहले निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। और वहीं अब इनको जो विधान परिषद में जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, वहां अब इनको पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया। ये जो दोनों कार्य उसमें नहीं थे 1892 में, वो अब 1909 में इनको ये अधिकार मिल गया। अच्छा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सम्मिलित हुए। कार्यकारी जो परिषद है उसमें भारतीय सबसे पहले सम्मिलित 1909 के अधिनियम के तहत ही हुए। और जो भारतीय सम्मिलित हुआ था उस भारतीय का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इस सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था। कौन सा, विधि सदस्य बनाया गया। साथ ही हम देखते हैं प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई और केंद्रीय विधान परिषद की संख्या में भी वृद्धि की गई है। और विधान परिषद में सदस्य में वृद्धि करने के बाद कितनी कर दी, 69। कितनी, 69 सदस्य कर दिए, जिसमें से 37 सदस्य क्या रहेंगे, सरकारी, और 32 सदस्य कैसे रहेंगे, गैर सरकारी। 37 में से 28 सदस्य मनोनीत रहेंगे, बाकी सब निर्वाचित। वहीं 32 सदस्यों में से 5 सदस्य कैसे रहेंगे, मनोनीत, और बाकी निर्वाचित। ठीक है, तो ये 69 याद रखना, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 69 कर दी। तो ये था हमारा 1909 का अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम का। मार्ले भारत के सचिव थे, मिंटो भारत के वायसराय थे, और मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। साथ इसका उद्देश्य फूट डालो राज करो, और इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित किया। निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, और कार्यकारी परिषद में भारतीय शामिल हुआ जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, और विधान परिषद में सदस्य कितने रखे, 69। तो ये था हमारा जो संवैधानिक विकास है उसका, ये इसको पहली क्लास है। और इसके अलावा फिर अभी हमने जो पढ़ना है 1919 और 1935, वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ये क्लास अभी इसमें हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे जो बच रहा है पूरा कंप्लीट अगली क्लास में कर लेंगे इसको, संवैधानिक विकास को।
1919 और 1935 का एक्ट तो पिछले सिलेबस में भी था अपने में, ये हटा नहीं है। सिलेबस में हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हट गया हो, लेकिन ये जो संवैधानिक विकास है उसमें है ये अलग से, तो इसका अलग से नाम नहीं लिखा सिलेबस में, इसी में आ जाता है ये 1919 और 1935 का जो अधिनियम है। तो इसको भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। फिर इसमें थोड़ा बहुत कुछ बच रहा है, उनको भी हम देख लेंगे। वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। और हाँ, वीडियो के बाद में कमेंट करके आप ज़रूर इस क्लास का फीडबैक ज़रूर दिया करो, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि हाँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।